स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने सिंगल मीन को टेस्ट करने के लिए या सिंगल मीन किसी खास वैल्यू के बराबर टेस्ट करने के लिए हमने टी डिस्ट्रीब्यूशन अप्लाई की थी। अब हम ये है कि हमारे पास टू पॉपुलेशंस हैं, उनके मीन्स के डिफरेंस को टेस्ट करने के लिए हम जो है टी डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। जैसे आपको पहले बताया था कि टी डिस्ट्रीब्यूशन में उस वक्त हमने इस्तेमाल करनी होती है जब सैंपल साइज हमारे पास स्मॉल हो और पॉपुलेशन वेरिएंस जो है वो अननोन हो। तो इसे हम टी डिस्ट्रीब्यूशन में दो तरीक़ों से करते हैं कि जब आपके सैंपल्स इंडिपेंडेंट हों और जब आपके सैंपल डिपेंडेंट हों। इंडिपेंडेंट सैंपल से मुराद क्या है कि टी डिस्ट्रीब्यूशन उस वक्त अप्लाई की जाती है जब आपकी सैंपल इंडिपेंडेंट है। तो इंडिपेंडेंट से मुराद हम क्या लेते हैं कि जब एक सैंपल जो है वो दूसरे सैंपल पे असरअंदाज नहीं हो रहा होता। कि इसके एग्जांपल हम ऐसे बना सकते हैं कि एक सैंपल, मेरे पास दो क्लासेस हैं, एक ज़ूलॉजी की है एक इकोनॉमिक्स की है। एक सैंपल मैं ज़ूलॉजी वाले स्टूडेंट से ले लेता हूँ, एक सैंपल मैं इकोनॉमिक्स वाले स्टूडेंट से ले लेता हूँ। तो दोनों सैंपल आपस में इंडिपेंडेंट होंगे क्योंकि इकोनॉमिक्स वाले स्टूडेंट्स का ज़ूलॉजी वालों से कोई ताल्लुक नहीं है, ज़ूलॉजी वालों का इंग्लिश इकोनॉमिक्स वालों के साथ कोई ख़ास ताल्लुक नहीं होता। उनके नंबरों पे वो असरअंदाज नहीं हो सकते और ज़ूलॉजी वालों के नंबरों पे इकोनॉमिक्स वाले असरअंदाज नहीं हो सकते, इकोनॉमिक्स वालों के नंबरों पे ज़ूलॉजी वाले असरअंदाज नहीं हो सकते। तो ये सैंपल आपके इंडिपेंडेंट होंगे। और सैंपल डिपेंडेंट कब होते हैं? जब आप एक ही इंडिविजुअल से दो दो ऑब्जर्वेशन ले लेते हैं। तो वो दो दो ऑब्जर्वेशन हम कैसे लेते हैं कि मसलन कि आपकी क्लास के ही असाइनमेंट 1 के नंबर ले लिए जाएं मिड टर्म में और असाइनमेंट 2 के मार्क्स ले लिए जाएं। तो इसमें जाहिर है कि जिसने असाइनमेंट 1 अच्छी की होगी उसने असाइनमेंट 2 भी अच्छी की होगी। पहला सैंपल अगर बना लेते हैं हम कि असाइनमेंट 1 के नंबर और दूसरा सैंपल हम बना लेते हैं कि असाइनमेंट 2 के जो आपके नंबर हैं। तो अगर रोल नंबर 1 है उसने असाइनमेंट 1 अच्छी की है तो चांसेस यही है कि असाइनमेंट 2 भी अच्छी की होगी। रोल नंबर 2 है, अगर उसने असाइनमेंट 1 अच्छी नहीं की तो असाइनमेंट 2 भी उसने अच्छी नहीं की होगी। तो यहाँ सैंपल क्या होंगे, दोनों एक दूसरे पे असरअंदाज हो रहे होंगे। तो इनको आप डिपेंडेंट सैंपल कहेंगे। तो डिपेंडेंट सैंपल्स के लिए टी डिस्ट्रीब्यूशन और तरीके से करते हैं और इंडिपेंडेंट सैंपल्स के लिए टी डिस्ट्रीब्यूशन और तरीके से की जाती है। अभी जो मैं तरीका आपको बताने जा रहा हूँ वो इंडिपेंडेंट सैंपल्स के लिए है कि इंडिपेंडेंट सैंपल्स के लिए तरीक़ेकार जो है टी डिस्ट्रीब्यूशन अप्लाई करने के लिए वो पहला स्टेप क्या होता है कि फार्मूलेशन ऑफ हाइपोथेसिस। जैसे आप पहले बनाते हैं कि आपकी दो पॉपुलेशंस हैं। जैसे अभी मैंने बात की कि एक ज़ूलॉजी वाले स्टूडेंट्स हैं, एक इकोनॉमिक्स वाले स्टूडेंट्स हैं। ज़ूलॉजी वाले स्टूडेंट्स का भी मिड टर्म हुआ, आपका भी मिड टर्म हुआ। मैं ये देखना चाहता हूँ कि दोनों के मार्क्स में कोई फ़र्क है या कि नहीं है। तो वहाँ एक तो हाइपोथेसिस में ये बना सकता हूँ कि दोनों में कोई फ़र्क नहीं है कि μ1 फर्ज करें ज़ूलॉजी वालों का मीन है, एवरेज स्कोर है, और μ2 जो है इकोनॉमिक्स वालों का एवरेज स्कोर है। तो ये मैं कह देता हूँ कि दोनों आपस में बराबर हैं, μ1 इक्वल टू μ2 है। या मैं ये कह देता हूँ कि μ1 जो है ग्रेटर देन इक्वल टू μ2 है, कि μ1 बड़ा है या बराबर है μ2 के। या मैं ये भी कह सकता हूँ कि μ1 लेस देन इक्वल टू μ2 है। ये आपके नल हाइपोथेसिस हो जाएंगे जिनमें जैसे पहले बताया होगा कि सब में इक्वलिटी साइन होता है कि अल्टरनेट क्या होगा, μ1 नॉट इक्वल टू μ2। यहाँ ग्रेटर देन था, यहाँ लेस देन आ जाएगा, इक्वल टू नहीं लगेगा। अगर इक्वल टू इधर लग गया तो नीचे इक्वल टू नहीं होता। ये लेस देन था तो यहाँ इसके उलट आ जाएगा ग्रेटर देन। अल्टरनेट जो है नल हाइपोथेसिस के उलट होता है।
तो ये तो फार्मूलेशन ऑफ हाइपोथेसिस है, पहले भी आपने पढ़ी हुई है कि इसमें नॉट इक्वल टू साइन हो तो आप टू टेल टेस्ट इस्तेमाल करते हैं, लेस देन साइन हो वन टेल, ग्रेटर देन साइन हो अल्टरनेट हाइपोथेसिस का तो वन टेल टेस्ट आप अप्लाई करते हैं। दूसरा स्टेप क्या होता है हमारे पास, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस जिसे हम अल्फा से डिनोट करते हैं, ये वही होता है कि 1% हो सकता है, 5% हो सकता है, 0.1, 0.5 या 0.10 जो है, या जिसे आप 10% कह सकते हैं, ये हो सकता है। थर्ड स्टेप में हम आ जाते हैं टेस्ट स्टैटिस्टिक। टेस्ट स्टैटिस्टिक क्या होता है कि वो फार्मूला होता है जिससे हम टी कैलकुलेटेड की वैल्यू निकालते हैं, टी कैलकुलेटेड वैल्यू निकालते हैं। टी कैलकुलेटेड वैल्यू निकालने के लिए फार्मूला जब बनाते हैं x बार 1 पहले सैंपल का मीन माइनस x बार 2 दूसरे सैंपल का मीन, और जैसे आपको बताया कि स्मॉल f यूज किया जाता है स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए, तो स्मॉल f नीचे हम छोटा सा p लिख देते हैं कि जब इंडिपेंडेंट सैंपल्स के लिए क्वेश्चन कर रहे होते हैं उन्हें टी टेस्ट फॉर इंडिपेंडेंट सैंपल्स भी कह सकते हैं या इसे पूल टी टेस्ट भी कहते हैं, पूल टी टेस्ट। तो ये f जो है स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए, p जो यूज किया जाता है ये पूल के लिए यूज किया जाता है कि जिसमें आप दोनों को जो है कि दोनों सैंपल्स को पूल कर लेते हैं, इकट्ठे करके आप स्टैंडर्ड डेविएशन बनाते हैं। तो 1/n 1 1/n2, n1 पहले सैंपल का 5, n2 दूसरे सैंपल का 5, और sp जो है पूल स्टैंडर्ड डेविएशन। sp के आगे मुख्तलिफ फार्मूले होते हैं, इसके लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम पहले लिख लें, विद n1 n2 -2 डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम इसमें ये होता है, और कि पहला सैंपल दूसरा सैंपल के में जितनी वैल्यूज हैं सबको जमा करके -2 कर दें तो वो डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम आपको पता है कि टेबल वैल्यू निकालने के लिए आप यूज करते हैं। नेक्स्ट जो है आपने SP की वैल्यू जो है ये निकालने के लिए फार्मूला देखना है कि अगर आपके पास डाटा है, जैसे कल वाली एग्जांपल में डाटा था, तो उसमें आपने SP निकालने के लिए क्या करना है कि समीशन x1 माइनस x1 बार का स्केयर, इसी तरह समीशन x2 माइनस x2 बार का स्केयर डिवाइडेड बाई n1 n2 माइनस 2 और इस सारे का अंडर रूट। कि पहले सैंपल का x1 माइनस x1 बार का स्केयर निकाल लें, दूसरे सैंपल का निकाल लें, दोनों को ऐड करके n1 n2 -2 पे डिवाइड कर दें, अंडर रूट ले लें तो SP की वैल्यू आ जाएगी। अगर आपके पास वेरिएंसेस दिए हुए हैं कि पहले सैंपल का भी वेरिएंस दिया हुआ है, दूसरे का भी वेरिएंस दिया हुआ है, तो उसके लिए जो फार्मूला होगा n1 -1 S1 स्केयर n2 -1 S2 स्केयर ओवर n1 n2 -2। ये फार्मूला आप इस्तेमाल करेंगे SP की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए। नेक्स्ट स्टेप हमारा आ जाता है क्रिटिकल रीजन का। क्रिटिकल रीजन जैसे पहले आपको बताया हुआ है, जैसे पिछले क्वेश्चन में आपने की या पिछले लेक्चर में की, वैसे ही आपने बनानी है कि अगर हाइपोथेसिस अल्टरनेट हाइपोथेसिस के साइन को देखते हैं कि ये आपका नॉट इक्वल टू में है, तो आपने क्या करना होता है, टू टेल टेस्ट लगाना होता है। टू टेल में डायग्राम कैसे बनती है
कि ये आपके पास है, दोनों टेल्स पे जितना अल्फा दिया हो वो आधा आधा करके आप ले लेते हैं, और यहाँ जो पॉइंट्स बनते हैं ये आपके टी अल्फा बाई 2 पॉइंट बनेंगे। ये माइनस का होगा, ये टी अल्फा बाई 2 प्लस का होगा। और ये टी अल्फा बाई 2 की वैल्यू आप टेबल में देख लेते हैं। टेबल में जो वैल्यू आती है वो आपकी क्रिटिकल वैल्यू कहलाती है। अगर ये कैलकुलेटेड वैल्यू टी कैलकुलेटेड जब आप निकालेंगे टेबल वैल्यू से बड़ी आ जाए तब भी रिजेक्ट, ये या टेबल की माइनस वैल्यू से कम आ जाए तो हाइपोथेसिस तब भी रिजेक्ट हो जाएगा, या शेडेड एरिया में वैल्यू चले जाए तो आपका हाइपोथेसिस जो है नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाएगा। और उसे हम लिख कैसे सकते हैं कि रिजेक्ट एच नॉट व्हेन टी कैलकुलेटेड इज ग्रेटर देन टी अल्फा बाई 2 और ग्रेटर देन इक्वल टू भी आ जाए तो रिजेक्ट कर देते हैं। टी कैलकुलेटेड इज लेस देन इक्वल टू टी अल्फा बाई 2। लेस से मुराद कि इससे कम आ जाए, कि माइनस के टी अल्फा बाई 2 से लेस आ जाए तब आप हाइपोथेसिस रिजेक्ट करेंगे। ये ए कैटेगरी के लिए क्रिटिकल रीजन बनाते हैं। बी कैटेगरी के लिए क्रिटिकल रीजन बनाने के लिए हमारे पास क्या होगा, इसी तरह डायग्राम बनाएंगे। इस डायग्राम में अल्टरनेट का साइन हमें क्या बताता है कि लेफ्ट हैंड है, तो लेफ्ट हैंड आप लेफ्ट साइड पे लेते हैं तो 5% अल्फा या जितना भी अल्फा दिया हुआ वो आपने लेफ्ट टेल पे ले लेना है। ये पॉइंट आपका टी अल्फा कहलाएगा। जब 2 टेल हो तो अल्फा बाई 2, यहाँ टी अल्फा कहलाएगा। ये वैल्यू भी आपने एक टेबल से देखनी होती है, डिग्री ऑफ फ्रीडम की मदद से और लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस की मदद से। टेबल से वैल्यू देख के अगर टेबल वैल्यू से कोई वैल्यू कम आ रही होगी तो हम रिजेक्ट कर देंगे, अदरवाइज एक्सेप्ट कर देंगे। क्योंकि ये दरमियान में यहाँ कहीं 0 होता है, ये 0 से इधर वैल्यू आ रही होती तो ये टी अल्फा की वैल्यू माइनस में होगी, तो इस माइनस वैल्यू से कम आएगी तो हम रिजेक्ट कर देंगे। कौन सी वैल्यू, टी कैलकुलेटेड की। इसे हम लिख भी सकते हैं कि रिजेक्ट एच नॉट व्हेन टी कैलकुलेटेड इज लेस देन माइनस टी अल्फा। रिजेक्ट एच नॉट को हमने रिजेक्ट या एक्सेप्ट करना होता है क्रिटिकल रीजन में। रिजेक्ट एच नॉट व्हेन टी कैलकुलेटेड इज लेस देन टी अल्फा माइनस साइन के साथ, तो ये हम रिजेक्ट कर देंगे। तीसरी कैटेगरी जो है सी के लिए, अगर इस तरह का हाइपोथेसिस का सेट हो हमारा, इसका साइन जो है ग्रेटर देन है, तो इसके मुताबिक जो है हमारी क्रिटिकल रीजन क्या बनेगी। तो ग्रेटर देन साइन हो तो राइट साइड पे आप देखते होते हैं क्रिटिकल रीजन जो है वो बनाते हैं, तो यहाँ टी अल्फा वैल्यू होगी। इसका मतलब हुआ कि ये कैलकुलेटेड वैल्यू अगर यहाँ कहीं आ रही है तो आप एक्सेप्ट करेंगे। जैसे ही ये टी अल्फा के बराबर या टी अल्फा से ज़्यादा हो जाएगी तो हाइपोथेसिस को आप रिजेक्ट कर देंगे। कि जैसे ही आपको पता है कि अगर पाँव की एड़ी जो है लाइन के ऊपर आ जाए या पाँव पूरा लाइन से बाहर चले जाए, इस शेडेड एरिया में फर्ज करें आ जाए, तो बॉलर का नो बॉल हो जाता है। इसी तरह से ये आपका हाइपोथेसिस आगे जाएगा तो रिजेक्ट हो जाएगा। तो आप इसे कह देंगे रिजेक्ट एच नॉट व्हेन टी कैलकुलेटेड, ये वाली जो आप कैलकुलेट करेंगे ग्रेटर देन हमने क्यों लिखा है, क्योंकि ये साइन ग्रेटर देन है। दूसरे केस में हमने बी केस में लेस देन लिखा था क्योंकि ये साइन आपका अल्टरनेट का साइन लेस देन में था। ग्रेटर देन टी अल्फा, अगर टी अल्फा से बड़ी कोई वैल्यू आ जाएगी तो हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाएगा। अगर उसके बराबर आ गई तब भी रिजेक्ट हो जाएगा। उससे कम रही टी कैलकुलेटेड तो वो हाइपोथेसिस जो है नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो जाएगा। पांचवा जो हमारे पास होता है कंप्यूटेशंस होती हैं।
और छठा स्टेप जो होता है कंक्लूजन होता है। कंप्यूटेशन में आप x⁻1 x⁻2 की वैल्यू निकाल के SP की वैल्यू निकाल के सारी कैलकुलेशन करके t कैलकुलेटेड निकाल लेते हैं। और छठे स्टेप में क्रिटिकल रीजन में देखते हैं कि वो क्रिटिकल रीजन में लाई करती है या कि नहीं लाई करती है। अगर क्रिटिकल रीजन में होगी तो नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाएगा, अदरवाइज एक्सेप्ट हो जाएगा। तो नेक्स्ट जो है अगले पार्ट